नमस्ते दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा कोट है। इसमें कहा जाता है कि कॉलेज की जो शिक्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई तथ्य को सिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। द वैल्यू ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ मेनी फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। ठीक है, इसी के लिए आप लोग भी प्रयास करें कि थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालें, ज्यादा से ज्यादा सोचने का प्रयास करें। अगर आपने अपने मस्तिष्क का यूज करना सीख लिया, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना सीख लिया, तो वो आपके आंसर्स में दिखने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा याद हो सकेगा। कहा जाता है ना कि 2 घंटा पढ़िए और 2 घंटा उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा 10 घंटा नए नए चीजों को पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, आप कुछ उसमें से सीख नहीं पाएंगे। इसी के लिए रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है और अपने दिमाग को सोचने के लिए लगातार जो है वो प्रशिक्षित करते रहें। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 16 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और ये याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। ठीक है, तो यह योजना जो है वो सूचना के अधिकार का उल्लंघन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इससे बदलती भावना पैदा हो रही थी। लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी को इससे ज्यादा लाभ हो रहा था। तो चुनावी बॉन्ड योजना पे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए एकमात्र योजना नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है कि अगर काले धन पर अंकुश लगाना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एकमात्र ऐसा योजना नहीं है जो काले धन पे अंकुश लगा सकता, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इसकी बारीकियों को हम लोग देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रद्द करने का निर्णय आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसके क्या क्या कारण है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, और इसको मेंस के फॉर्मेट में भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक क्यों किया गया। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके निहितार्थ क्या है, सही मायने में उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कर्नाटक के विधानसभा में साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल पर विधेयक पारित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के विधानसभा में साइन बोर्ड पर लगभग 60% जो भाग है उसमें कन्नड़ भाषा का उपयोग करने की बात की गई है। ठीक है, और अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उन कंपनियों का जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर कहा गया है कि जुर्माना के तौर पे उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है साइन बोर्ड में 60% जो है वो कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल जो है वो 15 फरवरी को कर्नाटक विधानसभा में लाया गया। ठीक है, और उम्मीद है कि ये जो बिल है वो पारित भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्लियरली कहा जाता है चाहे वो वाणिज्यिक हो, औद्योगिक हो, या फिर व्यावसायिक उपक्रम हो, न्यास हो, परामर्श केंद्र हो, अस्पताल हो, प्रयोगशाला हो, मनोरंजन केंद्र हो, होटल्स हो, या फिर सरकार या स्थानीय अधिकारों से मंजूरी प्राप्त प्रतिष्ठान हो, सभी जगह जो है वो साइन बोर्ड जो है 60% वहां पे कन्नड़ भाषा में जो भी नाम लिखे जाएंगे कंपनियों के या घरों में, ठीक है, या डिपार्टमेंट के, वहां पे 60% भाषा जो है वो कन्नड़ भाषा का उपयोग हो। इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एक हस्तक्षेप जो कानूनी शिक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। यहाँ पे सिंपली जो कहा जाता है, जो जुडिशियल एजुकेशन होता है, ठीक है, लॉ एजुकेशन होता है, उसके विस्तार के लगातार जो है राइटर के द्वारा यहाँ पे बात की जा रही है कि देश में ऐसी परंपरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र हो। ठीक है, लेकिन लीगल क्षेत्र जो होता है या फिर लॉ का जो एजुकेशन होता है उसके बुनियादी ढांचों पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, उसके रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बहुत कम ध्यान दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या क्या बातें हैं। मुख्यतः जो है इसमें सिंपली कहा जाता है कि भारत में जो है वो कानूनी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने की बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि वैश्विक रैंकिंग में अगर देखा जाए तो लगभग टॉप 250, टॉप 250 जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उसमें मात्र जो है इंडिया के 2 ही कॉलेज यहाँ पे हैं। ठीक है, एक जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल है और दूसरा जो है वो नेशनल लॉ स्कूल है। ठीक है, तो यही 2 मात्र जो है
ऐसे कॉलेज हैं जो वैश्विक स्तर पे टॉप 250 कॉलेजों में आते हैं। तो इसलिए देखा जा सकता है कि जो कानूनी शिक्षा है उसका बहुत ज्यादा विस्तार होना बाकी है। उन क्षेत्रों में अनुसंधान की बात की जा रही है, लगातार जो है सुधार की बात की जा रही है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके अगला आर्टिकल जो है कि वैश्विक बैठक में भारत से पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों का, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो दाल उत्पादित होते हैं भारत में, उन दालों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अभी सम्मेलन लाया गया है 2 दिवसीय, ठीक है, याद रखिएगा 2 दिवसीय सम्मेलन है और इसको संयुक्त रूप से NAFED और GPC द्वारा आयोजित कराया जाता है। NAFED का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। और GPC का मतलब होता है ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन किया है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो कहा जा रहा है कि जहां 2014 से जो है वो दालों का उत्पादन लगभग 60% बढ़ गया है। जहां 2014 में 171 टन ही दाल उत्पादन होते थे, वहीं 2024 में लगभग 270 टन भारत में दाल उत्पादित होते हैं। और भी हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो इसके क्या कारण है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, ठीक है, इस वर्ष जो है वो लोकसभा का चुनाव भी है। तो ये जो है बहुत ही अहम फैसला हो जाता है, खास के चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी, उसी को रद्द कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसमें 5 जजों की बेंच का ये निर्णय है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है। और शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना जो है वो सूचना के अधिकार, ये याद रखिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द इसलिए किया गया है तो कहीं ना कहीं जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के राइट को यहाँ पे वायलेशन हो रहा था और इससे बदले की भावना उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा लाभ हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से क्षेत्रों में बदले की भावना, संघर्ष, विवाद, ठीक है, ये सारे नए नए संघर्ष उत्पन्न हो रहे थे। इसी के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और चुनावी बॉन्ड योजना के काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एकमात्र योजना नहीं है। भारत में और भी बहुत से प्रोग्राम है जो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने SBI को क्या कहा। ठीक है, क्योंकि SBI के द्वारा ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 अप्रैल 2019 के कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद से, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उसके लिए चुनावी बॉन्ड का जो विवरण है वो प्रस्तुत करे इलेक्शन कमीशन के सामने। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम, खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य और उन राजनीतिक दलों का विवरण जिन्होंने अंतरिम आदेश के बाद से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया। ठीक है, सारे चीजें का मांग किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये सारा रिपोर्ट जो है ECI को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि SBI को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का जो है विवरण भी प्रकट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो अपोजिशन की बात है, इसमें आंसर्स में नहीं लिखेगा ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सारे जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, ठीक है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आशा की बड़ी किरण बताया है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के लिए आशा की एक बड़ी किरण बताया है। ठीक है, ये सारी बातें ज्यादा ध्यान रखने की नहीं है। तो यह पूरी योजना जो है वो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखने की, यहाँ पे कपिल सिब्बल के द्वारा कहा जा रहा है यह जो पूरी योजना बनाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ऐसा कह रहे हैं कपिल सिब्बल, तो मेरे दिवंगत मित्र अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी। तो वास्तव में भाजपा को समृद्ध करने के लिए बनाई गई थी, ऐसा है कि नहीं इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यह विपक्ष का एक वक्तव्य है।
क्योंकि हर कोई जानता था कि भाजपा सत्ता में थी और चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से कोई भी दान जो है वो भाजपा के पास आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी बॉन्ड योजना का चुनावों से कोई लेना देना नहीं था। यह कॉरपोरेट क्षेत्र और भाजपा के बीच यहाँ पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कपिल सिब्बल के द्वारा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लाभ के लिए, ठीक है। यहाँ पे यह कॉरपोरेट क्षेत्र और भाजपा के बीच का बंधन था जिसे सबसे अधिक दान मिला और पिछले कुछ वर्षों में उन्हें जो दान मिला है वह लगभग 5 से 6 हजार करोड़ तक था, ठीक है। अब आपकी ये सारे जो फैक्ट्स हैं इसको मत लिखिएगा क्योंकि इसके पीछे अभी कोई भी साक्ष्य नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिशन का एक वक्तव्य है। अब आपकी झोली में लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ है जिसका उपयोग चुनाव में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो आप एक राजनीतिक दल के रूप में अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं, आप आरएसएस के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं, आप पूरे देश में अपना संचार नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। यही बातें यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, ठीक। देख लेते हैं कि अदालत का जो निर्णय आया है उसके क्या निष्कर्ष है। तो यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से 24 के बीच सभी लेन देन का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसने एसबीआई को चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है और चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के भीतर उस रिपोर्ट का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है। तो यह एक बहुत ही बड़ा झटका है। तो इसमें अदालत के द्वारा दो कारण से इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया। तो चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1), ठीक है, का उल्लंघन कर रही थी, जिसके कारण इसको असंवैधानिक घोषित किया है और कंपनी अधिनियम में संशोधन जो है वो भी असंवैधानिक है। इसलिए ये 2 कारण थे इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं मेंस के फॉर्मेट में अच्छे से पॉइंट्स, ठीक है। वो तो सारे न्यूज के जो पॉइंट्स थे। अब देख लेते हैं जैसे चुनावी बॉन्ड क्या है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे सवाल आ सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड जो है वो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप देता है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था और 29 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। तो यह जो योजना है किसी व्यक्ति या इकाई को एसबीआई से 1,000 रुपए से 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग में चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देती है और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, और उन्हें किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दान करे दाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा और बॉन्ड जारी होने की तारीख से लगभग कैलेंडर के दिनों से 15 दिनों तक ही वैध रहेगा, ठीक है। 15 डेज की वैलिडिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये फिगर में दे दिया हूँ, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वैलिड अप टू 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट खाता बनाना होता है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सत्यापित किया जाता है। केवल वे पार्टियां जिन्होंने, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शंस में रह सकते हैं कि केवल वे ही पार्टियां जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या फिर राज्य की विधानसभा के लिए कम से कम 1% वोट हासिल किया है, उन्हीं को अधिकार है इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने का, ठीक है। तो चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के वही पात्र है। तो चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक क्यों किया गया, इसके क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो पहला जो है वो यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता था। यह योजना जो है वो राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के स्रोत को जनता से छिपाती थी, ठीक है। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन का यहाँ पे वायलेशन हो रहा था। जो अनुच्छेद 19(1)(a), ये भी ध्यान रखिएगा कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन किससे जुड़ा है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह योजना जो है वो काले धन, विदेशी फंडिंग और राजनीति में कॉर्पोरेट प्रभाव को भी सक्षम बनाती है जो सार्वजनिक हित और राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। यह पहला कारण था। दूसरा जो कारण है, यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन कर रही है। यह योजना जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है जिससे सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों को अनुचित लाभ मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लाभ जो होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो रूलिंग पार्टी को होता है और जो प्रमुख विपक्ष पार्टी होती है इन्हीं दोनों को होता है, और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उन्हें ये लाभ कम मिल पाता है, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दलों को बाहर रखा जाता है। और यह योजना जो है वो दानदाताओं और मतदाताओं के बीच असमानता भी पैदा करती है क्योंकि दानदाता राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर मोदी को 10,000 करोड़ रुपए दिया और मोदी फिर से पीएम बन गए तो वो जो है अगला जो प्रोजेक्ट निकालेगा उसमें से उनका हेल्प मांगेगा ही और ये मोदी जी कुछ बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है क्योंकि
जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस वाला, आईपीएस है, ठीक है, एसपी है किसी जिले का, अगर कोई भी व्यक्ति किसी से भी गलत काम करने के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए ले लिया, उसी समय से वो झुक गया और वो बोलने का अपना अधिकार खो चुका है, वो गलत काम करेगा ही और एसपी कुछ बोलने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसने मुंह बंद रखने का पैसा ले लिया है। ठीक, इसलिए ईमानदारी से ही नौकरी करना चाहिए, जिससे कि आप किसी के सामने न झुके। ठीक है, कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो यह चुनाव सुधार को, यहाँ तीसरा जो पॉइंट दिया गया है कि क्यों जो है संवैधानिक घोषित किया गया, तो यह चुनाव सुधार को संवैधानिक योजना का उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यह चुनाव सुधार के संवैधानिक योजना का उल्लंघन कर रहा था। यह योजना जो है वो भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के अंकुश लगाने के संवैधानिक उद्देश्यों के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न स्थानों पे इन पैसों का गलत उपयोग किया जाता था। ठीक है, जिसके कारण भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण ज्यादा बढ़ रहा था। और यह योजना जो है विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिश के भी विपरीत है, जिन्होंने राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता और खुलासे की मांग की है। तो यह योजना जो है आरपीए एक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, आरपीए एक्ट 1951 के भी विरोध में है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को अपने योगदान और व्यय का खुलासा करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण जो है चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो फैसले के निहितार्थ, इस फैसले का जो भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा। ठीक है, लगातार जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा। ठीक है, और उन्हें अच्छे प्रदर्शन और आचरण के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। उसके बाद यह राजनीति में धन और कॉर्पोरेट शक्ति के प्रभाव को कम करेगा। ठीक है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं बहुत बार कि जो बड़ी कंपनियां हैं अगर उनके पार्टी में इन्वेस्ट की है तो वो सरकार के अगर अव्यवहारिक जो भी प्रोजेक्ट है उसको भी बंद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया था। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि फैसले से राजनीति में धन और कॉर्पोरेट शक्ति के प्रभाव पर अंकुश लगेगा, क्योंकि दानकर्ता अब गुमनामी के पर्दे के पीछे अपनी पहचान और एजेंडा, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, पहचान और एजेंडा, अपना मकसद भी छिपा नहीं पाएंगा। और यह राजनीतिक दलों को दानदाताओं के निहित स्वार्थों से प्रभावित होने से रोकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे सार्वजनिक हित और आम जनता की भलाई के लिए कार्य करें। ठीक है, उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाएं। इसमें आगे भी कहा जाता है यह सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उत्पन्न करेगा, इक्वलिटी को लाएगा। ठीक है, उसके बाद चुनावी बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जो नागरिकों और लोकतंत्र के संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बरकरार रखेगा। ठीक है, यही बातें थी। यह जो निर्णय है चुनावी बॉन्ड का, उसको असंवैधानिक किया गया है। चुनाव के सूचना के अधिकार, समानता के सिद्धांत, चुनावी सुधारों की संवैधानिक योजना का उल्लंघन बताते हुए इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद निर्णय के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि 2019, ठीक है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 2019 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं सभी का विवरण मांगा गया है। तो यह जो निर्णय है वो राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा और फंडिंग के प्रभाव को घटाएगा, राजनीति में धन और कॉर्पोरेट शक्तियों का उपयोग और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट डाउन करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है बिल ऑन यूज ऑफ कन्नड़ा ऑन साइन बोर्ड्स पास्ड। कल ही मतलब कि 15 फरवरी को ही कर्नाटका विधानसभा ने एक बिल लाया था। ठीक है, वो बिल सिंपली जो है एक साइन बोर्ड है जिसपे लगभग 60% जो लैंग्वेज यूज होंगे वो कन्नड़ा होंगे। ठीक है, इसी के लिए इसको अनिवार्य किया गया और जो भी कंपनियां इसे नहीं मानेगी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, या फिर जो भी कंपनियां अपना लाइसेंस को रिन्यू कराएगी उस वक्त भी देखा जाएगा कि इन मानदंडों को ये कंपनियों द्वारा माना जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको विस्तार से। तो 15 फरवरी को कर्नाटका विधानसभा में बृहस्पतिवार को व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। ठीक है, और इसमें क्लियर कहा गया है कि अनुपालन नहीं करने पर प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और कन्नड़ भाषा व्यापक विकास, मेनली जो है कन्नड़ भाषा के विकास के लिए ही ये विधेयक लाया गया है। कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन विधेयक 2024 के तहत 2022 के अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। तो संशोधन के तहत यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें वाणिज्यिक,
औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रमों, न्यासों, ठीक है, न्यास मतलब होता है ट्रस्ट, परामर्श केंद्रों, हॉस्पिटल्स, प्रयोगशालाओं, मनोरंजन केंद्रों तथा होटल और सरकार या स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त प्रतिष्ठान अपने साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% जो है वो कन्नड़ भाषा का उपयोग हुआ है। तो लाइसेंस रद्द होने पर ही व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को तकलीफ महसूस होगी, ऐसा कहा जा रहा है कन्नड़ के जितने भी नेता हैं, ठीक है, जो ये विधेयक लेके आए हैं। ऐसा ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे समस्या दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में ही लोग नहीं मानते, बाकी और जो क्षेत्र है, क्योंकि बैंगलोर जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और वहाँ पे बहुत ही डाइवर्स सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं, क्योंकि जॉब्स बहुत बड़ी मात्रा में है बैंगलोर में, आईटी का हब है, ठीक है, तो इसी के कारण जो है वो बैंगलोर में इस तरह की समस्या है। तो हम नियमों में लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, तो लाइसेंस रद्द होने पर ही इस तरह के प्रतिष्ठान जो हैं वो डरेंगे। तो नए लाइसेंस, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि नए लाइसेंस जारी करने या मौजूदा लाइसेंस को नवीनीकृत करने समय हम पहले यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपने जो बोर्ड में नाम लिखा है उसमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करने से संबंधित नियमों का अनुपालन किया है या नहीं, ठीक है। तो यही सिंपली बात था, एक बार ध्यान में रहेगा, इसलिए ये आर्टिकल लाया गया था। तो उन्होंने विधेयकों को खास तौर पर विपक्षी बीजेपी के विधायकों को यह भी आश्वस्त कर दिया है कि सरकार उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के नियम भी तय करेगी, यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सरकार जो है वो नियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि ये जो साइन बोर्ड के लिए 60% कन्नड़ लैंग्वेज का यूज करने के लिए यहाँ पे हर जिले में एक प्रवर्तन शाखा के अलावा कार्यबल का भी गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे, मतलब कि जबरन इस तरह के कानून को लागू कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि नाम पट्टिकाओं पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करने से जुड़ी समस्या जो है वो केवल और केवल बैंगलोर में सबसे ज्यादा केसेज है, ठीक है। ये थे पूरे के पूरे आर्टिकल, जिसमें साइन बोर्ड पे 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग के लिए ये विधेयक लाया गया है कन्नड़ के विधानसभा में। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है एन इंटरवेंशन दैट विल हेल्प स्ट्रेंथन लीगल लैंग्वेज, ठीक है, कानूनी शिक्षा की पढ़ाई के लिए बहुत सी चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है, उसी के लिए जो है आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्लियर कहा जाता है कि एक हस्तक्षेप जो कानूनी शिक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति ने हाल ही में कानूनी शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता को, ठीक है, यहाँ पे लॉ एजुकेशन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए अग्रणी सिफारिशें की गई है। जैसे कि आजादी के बाद देखा गया है कि भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो चिकित्सा, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के विपरीत कानूनी शिक्षा, जो कि भारत के नीति निर्माताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रही है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेज खोले गए आजादी के बाद से वो या तो चिकित्सा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन कानूनी शिक्षा पे बहुत ही कम ध्यान दिया गया। उसी की बात यहाँ पे राइटर के द्वारा की जा रही है। तो 1990 के दशक में भारत में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, उसी कहा जाता है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आगमन के साथ चीजें बेहतर होने लगी। 1990 के दशक में जो आया था NLU बना था, ठीक है। और उदारीकरण और वैश्वीकरण की हवाओं से प्रोत्साहित 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वकीलों के लिए एक नई अवसर पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिभाशाली युवा थे वे बहुत बड़ी संख्या में जो है वो कानूनी शिक्षा लिए। परंतु उसके बाद क्या हुआ कि कई NLU स्नातकों को उच्च भुगतान वाली लॉ फर्म की नौकरियों में नौकरी लग गई, ठीक है, बहुत से लॉ फर्म में नौकरियां लग गई, जबकि कई अन्य जो हैं, ये 1990 के दशक की बात है, वो शीर्ष विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए विदेश चले गए, जिसमें से कुछ को रोड्स और सेबेनिंग जैसी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई, ठीक है। उसके बाद अधिकांश जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी गए। तो उत्कृष्ट छात्रों को सफलतापूर्वक आकर्षित करने के बावजूद भी जो कानूनी अनुसंधान है उसमें उत्कृष्टता के केंद्र में पहुंचने में विफल रह गया। इतना ज्यादा बेहतर बना भी 1990 के दशक में जब NLU का स्थापना हुआ था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, लेकिन फिर भी जो है वो अपने बेहतर और अनुसंधान करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है, और बेहतर
नए विकल्प ढूंढने में सफल नहीं हो पाया, समय के साथ अपग्रेड करने में सफल नहीं हो पाया। तो यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि केवल 2 भारतीय लॉ कॉलेज हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल फैक्ट दिया गया है कि मात्र 2 ही ऐसे कॉलेज हैं भारत के जो वैश्विक स्तर पे कॉलेज में आते हैं, जिसमें एक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है और दूसरा जो है वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यही मात्र 2 कॉलेज हैं इंडिया के जो टॉप 250 वर्ल्ड क्लास कॉलेज में आते हैं। तो दुनिया भर के शीर्ष 250 लॉ कॉलेज में क्यूएस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो एक नया नियामक, इसमें कहा जाता है कि इस पृष्ठभूमि में समिति की एक प्रमुख सिफारिश जो है वो कानूनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों को सीमित करना है। अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए बुनियादी पात्रता प्राप्त करने से संबंधित कानूनी शिक्षा को विनियमित करने में जो बीसीआई है, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, खासकर कानूनी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, विनियमित करने के लिए। तो कानूनी शिक्षा के इन हिस्सों को विनियमित करने का काम जो है एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है NCLER। यह प्रस्तावित निकाय जो है वो कानूनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एक मानक विकसित करेगी और संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रख्यात कानूनी शिक्षाविदों ने NCLER के निर्माण के लिए भी वकालत किया। यहाँ पे जो है वो संसदीय समितियों का भी रिकमेंडेशन आया है NCLER, ठीक है, जो कि बीसीआई के स्थान पे एक स्वतंत्र निकाय बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि कानूनी शिक्षा को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मेनली जो है वो वकीलों के लिए है, लेकिन वो लॉ एजुकेशन को ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसी के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो न्यायाधीशों और अभ्यास करने वाले वकीलों के अलावा NCLER में अनुसंधान और कानूनी शिक्षा प्रदान करने का बेजोड़ ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रतिष्ठित कानूनी प्रोफेसर के होने भी बहुत ही आवश्यक है। जितने भी अनुभवी खास के कानूनी शिक्षक हैं उनको रहना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि भारत के लगभग 1700 लॉ स्कूलों में से कई मुख्य रूप से शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अनुसंधान पर बहुत कम। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि 1700 लॉ कॉलेज हैं, जिसमें से अधिकतर जो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है बस। ठीक है, वहां पे रिसर्च, नए नए इनोवेशंस की बात नहीं की जाती, डाइवर्सिटी की बात नहीं की जाती। ठीक है, तो उसी के कारण जो है, उसी के परिणाम स्वरूप भारत मुख्य रूप से पश्चिम, मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का लॉ सिस्टम है, ठीक है, उसमें उत्पन्न कानूनी ज्ञान का उपभोक्ता है। ठीक है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है, न कि उसका उत्पादक। यही बात कहा जाता है कि भारत जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का जो है उनके लॉ ऑफ सिस्टम का कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, वर्तमान में खुद से प्रोड्यूस कुछ नया नहीं कर पा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु जो उनका खुलासा करता है वह है स्कोपस, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डेटाबेस जो सभी क्षेत्रों में अग्रणी पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है। तो इसी डेटाबेस के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत में जो है लॉ सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के लॉ को ही फॉलो करती है, कुछ नया इनोवेशन इनके लॉ सिस्टम में नहीं आ रहा है। तो विश्व स्तर पे अनुक्रमित 800 से अधिक कानूनी पत्रिकाओं से मुश्किल से मुट्ठी भर भारतीय कानूनी पत्रिकाएं हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यह भारत के लॉ स्कूलों में शोध के बेहद खराब स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सीमित कानूनी शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता देने और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, जिससे बदले में बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होंगे और छात्रों के एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य विकसित होंगे। ठीक है, एक नया डायमेंशंस बनेगा, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने शुरू में कोट डिस्कस किया, ये कोट लिया था मैं। ठीक है, जिसमें कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कि कॉलेज की शिक्षा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कई तथ्यों को सीखना नहीं होता, फैक्ट्स को सीखना नहीं होता, बल्कि दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना होता है। तो अनुसंधान को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय वैश्विक संकाय जो शीर्ष शोध करता है कि भर्ती करने की आवश्यकता है। हालांकि यह कहना जितना आसान है उतना आसान है नहीं, लेकिन यह तथ्य की समिति ने इस पहलू पर प्रकाश डाला है और एक उत्साहजनक प्रगति के रूप में आगे बढ़ने की उम्मीद है, खास के कानूनी शिक्षा में। ठीक है, और यहाँ पे माइंडसेट को भी बदलने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें एक बेहतर नेतृत्वकर्ता को लाना होगा जो पैशनेट हो, चारिस्मेटिक हो, विजनरी हो। ठीक है, उसी को बात यहाँ पे कहा जाता है कि भावुक हो, करिश्माई हो। करिश्माई कुछ अच्छे शब्द नहीं है, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में बोल दिया।
और दूरदर्शी हो, विजनरी हो, ठीक है, वैसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जिससे कि बेहतर तरीके से वो सोच सके और कानून के क्षेत्र में उससे जुड़े जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे विकास हो सके, उनकी क्षमता का विकास करने में सफल हो। दूसरी बात यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि एक विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, तर्क, विचारों के साहसिक कार्य और सत्य की खोज के लिए खड़ा हो, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे लॉ स्कूलों में कानूनी अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता होनी चाहिए, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा, ठीक है। तो संसदीय समिति का हस्तक्षेप एक स्वागत योग्य विकास है और सभी हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल लॉ सिस्टम पे, ठीक है। लॉ एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अभी एक ग्लोबल मीट आयोजित किया गया है 2 दिवसीय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ दाल के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए किया गया है और 2 कंपनियां ने मिलकर इसे आयोजित किया है, NAFED और दूसरा जो है GPC, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है 2-day कॉन्फ्रेंस इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED एंड द ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन, ठीक है, GPC। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो वैश्विक दलहन सम्मेलन जो कि दाल के उत्पादकों, प्रोसेसरों और व्यापारियों की एक वार्षिक बैठक है, उसी ने सुझाव दिया है कि भारत पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों का उत्पादन बढ़ाए, ठीक है। और इसी में कहा जाता है कि केंद्र ने नियमित रूप से MSP को बढ़ाकर देश में दालों की खेती में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, ऐसा मंत्री के द्वारा कहा जाता है। मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल ने कहा है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं दोनों। तो 2 दिवसीय जो सम्मेलन है ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं, NAFED और GPC के संयुक्त रूप से यहाँ पे आयोजित किया गया। तो पिछले दशक में देखा गया था कि 2014 से लगभग 2024 10 वर्षों में लगभग 60% अधिक दाल का उत्पादन हुआ है। जैसे कि 2014 में 171 लाख टन जो है वो दालों का उत्पादन हुआ था, वहीं वर्तमान समय में लगभग 270 लाख टन जो है वो दाल का उत्पादन हुआ है भारत में, ठीक है। तो दालों को न केवल भारत का बल्कि दुनिया का अद्भुत आहार बनाने के लिए नेफेड और GPC के बीच साझेदारी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जा रही है, उस पर केंद्र ने किसानों को उत्पादन की वास्तविक लागत से 50% अधिक मूल्य देने का आश्वासन दिया है, जिससे कि निवेश पर आकर्षक रिटर्न मिल सके। तो मसूर में 117%, मूंग में 90%, चना दाल में 75% अधिक और तुअर और उड़द में 90% अधिक बढ़ोतरी के साथ ये सारे में इतना ज्यादा MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वृद्धि हुआ है, ठीक है। मसूर दाल में उनके जो मूल्य थे, प्राइस थे, उसमें लगभग 117% MSP बढ़ाया गया है, ठीक है। तो MSP आज सबसे अधिक है, जो 1 दशक पहले प्रदान की गई राशि से भी अधिक है। तो अभी महंगाई भी 1 दशक से अगर तुलना करें तो बहुत अधिक है। तो 2027 तक हम लोग दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रस्तुत करेंगे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत जो है वो चना और कई अन्य दलहन फसलों में आत्मनिर्भर हो गया है, केवल अरहर और उड़द में थोड़ी कमी रही है। उन्होंने कहा 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और वैश्विक सम्मेलन से भारत को अन्य देशों के क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाएं, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए नए नए टेक्निक्स मिलेंगे और तकनीकी प्रगति को भी साझा करने से लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी फसल है, दलहन एक ऐसी फसल है जो मिट्टी को लाभ पहुंचाती है। यह पौष्टिक और छोटी जोत वाले किसानों को भी लाभ पहुंचाती है। यदि भारत खेती में सुधार के प्रयास करता है तो सभी हितधारकों को लाभ पहुंचेगा। भारत में सरकार जो है वो सही रास्ते पर है, वे भारतीय बाजार को वास्तव में अच्छी तरह से समझते हैं। यह सम्मेलन जो है वो विश्व स्तर पर ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए किया गया है, जो हम 18 साल बाद यहाँ आए हैं और इससे इस क्षेत्र में भारतीय और वैश्विक दोनों हितधारकों को खासकर दाल के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ये बॉन्ड जो है 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचे जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा किसी भी बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।
तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। ठीक है, तीसरा तो स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसमें जो है दूसरा जो है गलत है, क्योंकि ये किसी भी बैंक खाते के माध्यम से नहीं भुना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और ये बॉन्ड जो है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के गुणक के रूप में बेचे जाते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है जीआई टैग के लिए फलों और सब्जियों को निम्नलिखित जोड़े और उनकी संबंधित स्थितियों पर विचार करें। तो पहला जो है नंजना गुड़ केला, दूसरा जो है इथोमोंझी लंबा नारियल, तीसरा जो है सिरुमलाई पहाड़ी केला, चौथा जो है काजी नींबू। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसमें होगा केवल एक, क्योंकि काजी नींबू जो है उसे असम सरकार ने जीआई टैग जो है वो काजी नींबू या फिर साइट्रस लिमोन भी कहा जाता है, उसको राज्य फल घोषित किया। तो इसलिए यह राज्य फल है असम का, इसीलिए यह सही हो जाएगा। रही बात नंजना गुड़ केला का, तो ये जो है कर्नाटका का है। दूसरा जो है इथोमोंझी लंबा नारियल, ये जो है वो तमिलनाडु का है। तीसरा जो है सिरुमलाई पहाड़ी केला, ये भी जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, और चौथा जो है वो असम का, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत किए गए दान पर 100% कर छूट का लाभ मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है, एसबीआई जो है वो चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह योजना अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित सूचना के अधिकार के अनुसार उल्लंघन करती है। ठीक है, यह सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि तीसरा तो क्लियर हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रद्द कर दिया गया है उसे, किस कारण से? तो ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई का उल्लंघन कर रही थी, इसी कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। और यह भी ध्यान रखिएगा, यह जो बॉन्ड है वो बैंक नोटों के समान होती है, जो धारक की मांग पर देय है और ब्याज से मुक्त है। ये भी सही है। और दूसरा क्यों गलत है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि पात्र राजनीतिक दल द्वारा बॉन्ड को केवल अधिकृत बैंक में निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से भुना सकता है। ठीक है, निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो उस बॉन्ड में निर्दिष्ट है उसी बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें। तो निम्नलिखित देशों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सीमा जो है वो मेडागास्कर, ठीक है, के साथ अपना सीमा साझा करती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कोमोरोस, मॉरिशस, मलावी, मोजाम्बिक, इस्वातिनी, नेसल्स, सेशल्स, तंजानिया, ये सारे जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप वर्ल्ड मैप में जरूर देखिए और ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेडागास्कर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोमोरोस, फ्रांस, मॉरिशस। फ्रांस क्यों आया? तो फ्रांस जो है वो कब्जा किए हुए आइलैंड पे, इसलिए फ्रांस आया। ठीक है, इसका मुख्य भूमि में नहीं है, मेनलैंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद सेशल्स। तो ये 5 कंट्री हैं जो कि मेडागास्कर से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कोई नहीं हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित मार्शल आर्ट मूल युग्मों पर विचार करें। तो पहला जो है कलारीपट्टू, दूसरा जो है गतका, तीसरा जो है इनबुआन, चौथा जो है सिलंबम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। इन 4 युग्मों में मात्र 2 ही हैं जो सही हैं। जैसे कि कलारीपट्टू जो है वो केरल के लिए है, गतका जो है वो पंजाब के लिए सही है, उसके बाद सिलंबम जो है वो तमिलनाडु के लिए है, उसके बाद इनबुआन जो है ये जो है मिजोरम और मणिपुर दोनों जगह पे बहुत ही लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। तो इसलिए ये दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और पहला और चौथा इंटरचेंज किया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए केवल 2 सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्विक दलहन सम्मेलन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यह जो है वो संयुक्त रूप से नाफ्ता और जीपीसी के द्वारा लाया जाता है, तो सही हो जाएगा। दूसरा जो है यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और जीपीसी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका उत्तर भी बी हो जाएगा, क्योंकि जीपीसी जो है वो दुबई में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।